हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आज मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका परिचय देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी और ये संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई थी और अप्रैल 1946 में इसने काम करना शुरू कर दिया था और यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग भी माना जाता है। जो इसका जो मुख्यालय है वो हेग में है, ठीक है, नीदरलैंड्स, और उसके पीस पैलेस में ये स्थित है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख संस्थानों के विपरीत यह एकमात्र संस्थान है जो न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। ये राष्ट्रों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका कार्य है कि वो जितने भी कानूनी विवाद हैं अंतर्राष्ट्रीय के उसको सुलझाता है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सलाह भी देता है। और इसमें 193 देश शामिल है और इसके वर्तमान अध्यक्ष, जो अभी वर्तमान के समय में जो इसके अध्यक्ष है वो है अब्दुल कावी अहमद यूसुफ। ठीक है, अब हम इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 33 में ये दिया गया है कि राष्ट्रों के बीच विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत, पूछताछ आदि विधियों की सूची है। तो इसमें विवादों का हल कैसे किया जाता है? तो इसके विवादों का हल, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद हैं, राष्ट्रों के बीच विवाद हैं, उसका शांतिपूर्ण समाधान निकालने के लिए ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कार्य करता है और उसके लिए वो बातचीत, पूछताछ आदि विधियों की सूची बनाता है जिसे वो अपनी कार्य में शामिल करता है। और इनमें कुछ विधियाँ जो है उनमें तीसरा पक्ष भी शामिल होता है। ठीक है, अब इसकी संरचना कैसे हुई है वो हम देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष के लिए चुना जाता है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष के लिए चुना जाता है। और ये निकाय एक समय पर लेकिन अलग अलग मतदान भी करते हैं। एक समय पे ये लोग अलग अलग मतदान करते हैं और 9 वर्ष के लिए इन्हें चुना जाता है। निर्वाचित होने के लिए किसी उम्मीदवार को दोनों निकायों में पूर्ण बहुमत प्राप्त होना चाहिए। तो जिसे निर्वाचित होना है उसके लिए क्या है प्रावधान कि उस उम्मीदवार को दोनों निकायों में पूर्ण बहुमत प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, अब हम देख लेंगे इसके क्षेत्र अधिकार क्या हैं। तो न्यायालय के क्षेत्र अधिकार जो हैं वो 3 भागों में बांटे जा सकते हैं। सबसे पहला है ऐच्छिक, दूसरा है अनिवार्य और तीसरा है परामर्शी। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय निर्णय करते समय अंतर्राष्ट्रीय परंपराओं एवं रीति रिवाजों, सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत कानून के सामान्य सिद्धांतों तथा विविध देशों के उच्च योग्यता प्राप्त राजनीतिक प्रवीणों के लेखों को ध्यान में रखता है। तो जब भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जितने भी निर्णय लिए जाते हैं उसे करते समय अंतर्राष्ट्रीय परंपराओं एवं रीति रिवाजों का ध्यान रखा जाता है और सभी राष्ट्रों द्वारा जितने भी स्वीकृत कानून हैं उसके सामान्य सिद्धांतों और विभिन्न देशों के उच्च योग्यता प्राप्त जितने भी राजनीतिक प्रावधान है या लेख हैं उन्हें भी ध्यान रखते हुए यहाँ पर निर्णय लिया जाता है। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 2 प्रकार के नियम बना सकते हैं। ठीक है, ये केवल राष्ट्रों के बीच विवादों से संबंधित है। तो राष्ट्रों के बीच जितने भी विवाद संबंधित होते हैं उसके बारे में ये बताता है। और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, अभिनेताओं, व्यक्तियों, गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य पर इस प्रकार के नियम के तहत प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय या राज्य को एक औपचारिक बयान देने की अनुमति भी दी जाती है कि वो अपना बयान दे और जो यह महसूस करता है कि यह जानकारी जो है वो पूर्ण और विधिक मामलों में उपयोगी हो सकती है। तो बयानों को भी रखा जाता है, अगर वो उपयोगी होती है तो उसका इस्तेमाल किया जाता है और अगर उपयोगी नहीं होती है तो उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, न्यायालय में मामलों की सुनवाई जो होती है वो सार्वजनिक रूप में तब तक होती है जब तक न्यायालय का आदेश अन्यथा ना हो। तो
तब तक सुनवाई चलती रहती है जब तक वहाँ पर न्यायालय का जो आदेश है वो अन्यथा ना हो। जब तक न्यायालय का आदेश नहीं आता तब तक सुनवाई चलती रहती है, और वो सार्वजनिक रूप से तब तक होती है जब तक न्यायालय का आदेश होता है। सभी प्रश्नों का जो निर्णय है वो न्यायाधीशों के बहुमत से ही होता है। न्यायाधीशों 15 न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, तो उनमें एक बहुमत किया जाता है, मेजॉरिटी की जाती है, जिससे क्या होता है, निर्णय पे वो लोग पहुंचते हैं। और सभापति को निर्णायक मत देने का भी अधिकार होता है, और न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है। तो न्यायालय जितना जो भी निर्णय लेता है आखिर में वो अंतिम माना जाता है, ठीक है, और उसकी अपील नहीं हो की जा सकती है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जब एक बार किसी चीज़ का निर्णय ले लिया जाता है तो उसकी अपील कहीं और नहीं हो सकती है। लेकिन अगर कुछ मामले ऐसे हुए जिसमें पुनर्विचार करने के लिए वो न्यायालय को लगे कि उसमें पुनर्विचार करना चाहिए, तो उसमें ज़रूर वो पुनर्विचार करते हैं। अतः बाकी जितने निर्णय लिए जाते हैं उसमें वो लोगों का जो निर्णय होता है वो आखिरी होता है। तो ये था हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है। उसकी संरचना कैसे हुई, उसकी पृष्ठभूमि, उसके क्षेत्र अधिकार, उसके कार्य, उसके नियम मैंने आप लोगों को बता दिया। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू।